Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Kusum ma'am here, and in this lecture, we will discuss in detail about the syllabus of JKS examination main stage. सबसे पहले आप सब लोगों को पता ही है दैट जो JKS वाला एग्ज़ाम होता है जो पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है, तो उन्होंने 2018 का जो एग्ज़ाम उन्होंने लिया उस टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ। उस टाइम पे जो उन्होंने सिलेबस रखा वो उन्होंने टोटली यूपीएससी का जो आईएएस एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न पे रखा। ठीक है, अब जो जेकेएस वाला एग्ज़ाम होता है ये हमारी जो स्टेट पहले थी अब यूनियन टेरिटरी है, यहाँ की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। कितने? 3 स्टेज। सबसे पहले जो स्टेज है इसमें वो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। ठीक है, प्रीलिम्स हम जिसको बोलते हैं, उसके लिए अलग से सिलेबस होता है। वो एक ही नोटिफिकेशन में आता है लेकिन उसका एक अलग सिलेबस होता है प्रीलिम्स का, जिस पे मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर वीडियो बनाया है। अगर आपको वो भी देखना होगा नए प्रीलिम्स के लिए तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल डिस्कशन प्रीलिम्स दिस सिलेबस। तो जेकेएस अब दूसरा, जब जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है उसके बाद उसका दूसरा स्टेज होता है मेंस। क्या होता है? मेंस। शाबाश। तो दैट मीन्स मेंस जेकेएस एग्ज़ाम का सेकेंड स्टेज है। जो प्रीलिम्स होता है वो होता है एमसीक्यू बेस पे। ठीक है, वो एमसीक्यू बेस पे होता है। अब जो प्रीलिम्स क्वालिफायर्स होते हैं वो जब सेकेंड स्टेज में आते हैं उनको मेंस लिखना पड़ता है, वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं, वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। आपको लिखना पड़ता है क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे, वो एमसीक्यू नहीं होता है। एमसीक्यू फर्स्ट स्टेज होता है। अब ये जो मेन स्टेज है इसका सिलेबस इन डिटेल अलग से दे के होता है और वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। कितने पेपर्स होते हैं, मार्क्स कितने होते हैं, किस पेपर के कितने मार्क्स होते हैं, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स भी क्या है जो सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है एक थ्रेशोल्ड लेवल आ जाती है आपको प्रिपरेशन की। शाबाश। यहाँ पे मैं पहले आपको एक बात बता दूँ, जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करते हैं, वो प्रीलिम्स वाली प्रिपरेशन ऐड हो जाती है आपको मेंस में। वो सारी काम आती है आपको मेंस आंसर राइटिंग में। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ी होती है वो मेंस आंसर राइटिंग में आपके काम आती है, इवन इंटरव्यू में भी आपके काम आती है। तो दैट मीन्स इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के टाइम हमारा जो होता है बहुत वाइड हमारी नॉलेज होनी चाहिए और उस टाइम फैक्ट्स भी कुछ ज़्यादा ही पता होने चाहिए। लेकिन अगर मेंस जो है, मेंस में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा होल्ड होना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि मेंस का क्या सिलेबस होता है और कौन कौन से पेपर्स होते हैं। सबसे पहला पेपर 1 जो होता है दैट इज़ इंग्लिश पेपर होता है। क्या होता है? सबसे पहला पेपर इंग्लिश पेपर। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है? इंग्लिश का। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें यूजुअली जैसे जो 10th स्टैंडर्ड लेवल इंग्लिश है वही इसमें पूछा जाता है। अब इसमें क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं? सबसे पहला कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस। आपको पैसेजेस देखी होती है और आपको पैसेजेस के क्वेश्चन को आंसर करना होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन होता है इंग्लिश पेपर में। उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग पे एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपको एक बड़ी सी पैसेज देखी होती है डिफरेंट पैराग्राफ्स की, उसको आपको जो है शॉर्ट करके टू द पॉइंट लिखना होता है। उसके बाद यूजेज एंड वोकैबुलरी, आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखे होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस देखे होते हैं जिससे आपका जो है वोकैबुलरी एंड इट्स यूजेज, वर्ड्स और इट्स यूज़ का चेक होता है। उसके बाद शॉर्ट एसेज, आपको ऐसे लिखने होते हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ 10th स्टैंडर्ड लेवल का होता है। आई मीन टू से
इंग्लिश जो पेपर है यूजुअली इसके लिए कोई अलग से पढ़ता नहीं है। ऑब्वियसली हमने उतनी इंग्लिश तो आती है क्योंकि जो बाकी पेपर्स होते हैं वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट उनमें इंग्लिश पेपर में क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। ये होता है क्वालिफाइंग, जो है ये पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर। इसमें एक जो है उन्होंने परसेंटेज रखी है शायद आई थिंक 26%, या मान लो 33%, यूजुअली तो होता ही है 26% शायद है इसमें, बट ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 50% से कम भी अगर लाओगे आप, दैट इज़ ओके, आप क्वालिफाई करते हो। जब आपका इंग्लिश पेपर क्वालिफाई होता है तब जाके आपके बाकी और 7 पेपर्स काउंट ये होते हैं, चेक होते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप ये पेपर जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके बाकी पेपर्स चेक नहीं होंगे, ठीक है। बेसिकली इस इंग्लिश पेपर में क्या देखते हैं, यही देखते हैं कि अगर कल को कोई नोटिफिकेशन होती है, ऑर्डर होता है, क्या इसको समझ आ जाएगा, क्या उतना ग्रामेटिकली साउंड बनता है, क्या अगर इसको लिखना होगा, कोई मेमोरेंडम लिखना होगा, कुछ भी लिखना होगा, कोई रिक्वेस्ट लिखनी होगी, क्या इसको आएगा एप्लीकेशन, ऑल दैट, ठीक है। तो यही चेक उसमें होता है। अब इसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किए जाते हैं फाइनल रैंकिंग के लिए, मार्क्स इसके काउंट नहीं किए जाते। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है वो होता है एसे पेपर। क्या होता है? एसे पेपर। एसे पेपर में आपको 2 एसेज लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपको कितने एसेज लिखने होते हैं? 2 एसेज लिखने होते हैं इसमें। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली 2 तरह के एसेज आते हैं। एक तो या तो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे कुछ होगा, इकोनॉमिक बेसिस पे। एक फिलोसफिकल ऐसे होता है, कोई कोट होता है किसी का, महात्मा गांधी ने कोई कोट बोला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है, या किसी ने भी कोई कोट बोला है, ठीक है। इवन अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कोई कुछ बोलेगा उसके बेसिस पे, वो ऑब्वियसली अगर वो कुछ बोलता है कोई स्टेटमेंट, वो उसकी कोई बेसिस होती है ना। तो आपको लेकिन फिर ऐसे जो आप लिखते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। उसमें इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्लियर कट, क्योंकि पहला ही अच्छा इंप्रेशन आना चाहिए। उसके बाद जो आप डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखते हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, फ्लो दिखना चाहिए आपके ऐसे में, ठीक है। करंट एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, केस स्टडीज़ उसमें होनी चाहिए। मैं अलग से इन पे अलग अलग से फिर लेक्चर्स बनाऊंगी, लेकिन इतना फ़िलहाल आपके लिए काफ़ी है। जो ऐसे होना चाहिए वो उसमें फ़्लो होना चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए आपस में पैराग्राफ्स, और क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, जो जो पढ़ लेजिबल होनी चाहिए, जो हम अगर आप लिखोगे तो दूसरा पढ़ने वाला आराम से पढ़ सके, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपकी राइटिंग खूबसूरत हो, लेकिन अच्छे से दूसरा पढ़ सके। और ऐसे जो होता है उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए चीज़ों का, एक फ़्लो बनना चाहिए, और इंट्रोडक्शन में ही पता चलना चाहिए कि आपका व्यू क्या है, और कंक्लूजन में फिर बाद में जो है बैलेंस्ड कंक्लूजन आपको देना होता है, ठीक है। इसके बाद हो गया ये ऐसे, और लेकिन कितने ऐसे लिखने होते हैं? 2 ऐसे लिखने होते हैं। उसके बाद आता है पेपर जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है। तो पहले तो इंग्लिश क्वालिफाइंग के पेपर 1 ऐसे, और फिर पेपर 2 ये आता है जनरल स्टडीज़ 1। देखिए इस जनरल स्टडीज़ 1 में क्या क्या आता है। एक तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। देखो इसमें आता है आर्ट एंड कल्चर इंडिया का, उसमें डांसेस है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर है, पेंटिंग्स है, फोक डांसेस है, इसमें जो है आउटसाइडर जो फॉरेन ट्रैवलर्स की का लिखा गया है। तो दैट मीन्स आर्ट एंड कल्चर का आपका पूरा पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको फैक्ट्स ही याद नहीं रखने हैं, आपको यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आर्ट एंड कल्चर में। आपसे पूछा जाएगा मुगल्स का इन्फ्लुएंस क्या रहा यहाँ पे, ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस क्या रहा यहाँ पे, आज के ज़माने में कैसे रेलेवेंट है, मेन जो है टेम्पल्स हैं उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, या जो टेक्निक्स यूज़ करते थे उस टाइम पे वो बनाने के लिए वो आ सकता है। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री में 3, एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, तीनों से क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी इंडिया की जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और सोसाइटी के रिलेटेड जितने भी सारे इश्यूज़ हैं वो भी आ जाते हैं। अब ये देख लीजिए, ये अलग अलग इन डिटेल देखे हैं, लेकिन ओवरऑल ये इसी में से है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर जो मैंने आपको अभी बोला, और बाकी एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंसोलिडेशन हुई उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो डाइवर्सिटी इंडिया में है वो, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आते हैं। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल एम्पावरमेंट क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी पे क्वेश्चन आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। और कैसे पता होना चाहिए, एक और बात, जब आप जनरल स्टडीज़ के आंसर लिखते हैं, इसमें यही नॉलेज दूसरे के पास भी होगी, लेकिन आप उस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर बुक पे, वो बहुत मैटर करती है। आपका एक हेडिंग होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, और कंक्लूजन लास्ट में वे फॉरवर्ड होना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है टाइम मैनेजमेंट। आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं, तो दैट मीन्स आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और वो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे आपका रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं घर में टिल एग्ज़ाम, या कोई मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज देते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक्स है, सुनामी है, वोल्केनिक एक्टिविटी है, साइक्लोन है, जियोग्राफिकल फीचर्स, ये इन सारी चीज़ों पे क्या है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। और अगर इनमें से कोई चीज़ न्यूज़ में रही हो, करंट अफेयर में हो, तो उसके ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। और वो एग्जाम्पल्स, अगर आप वो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद पेपर थर्ड होता है जनरल स्टडीज सेकंड का पेपर थर्ड। इसमें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होता है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं गवर्नेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। IR, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट्स किए, कौन कौन से समिट्स हुए, कहाँ कहाँ वो अटेंड, कौन कौन से समिट्स उन्होंने किया, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ग्लोबली कोई चीज़ चल रहा है इंडिया पे क्या असरात है उसके। तो इंटरनेशनल रिलेशन सारे आज उनमें सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नेंस, क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, गवर्नेंस होती क्या है, उनमें जितने एलिमेंट्स हैं वो पता होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी जो हम पढ़ते ही हैं, वो सोशल जस्टिस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट, दिस इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको दे के भी है, मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है फॉरवर्ड करा दूँगी। या वेरियस मिनिस्ट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जितनी भी आई होंगी उसके लिए। NGOs पे क्वेश्चन आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें सिलेबस में है, एसोसिएशन, चैरिटीज़ जो इंस्टीट्यूशंस है उन पे क्वेश्चन आता है। वनरेबल सेक्शंस पे जो वेलफेयर स्कीम्स है उन पे क्वेश्चन आता है। इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज वो है। पॉवर्टी एंड हंगर है सिलेबस में, ये देखो आप, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस मॉडल्स क्या है, उनकी सक्सेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इंडिया इंटरेस्ट नेबरहुड तो IR में आएगा। बायलेटरल रिलेशंस हमारी क्या है, इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल पॉलिसीज़ क्या है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे WTO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है। अगर कोई भी चीज़ न्यूज़ में होगा कोई भी इनमें से, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि किस एक्सटेंट तक आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब पेपर 4 वो जनरल स्टडीज़ 3 होता है। उसमें क्या होता है जनरल स्टडीज़ थर्ड में, उसमें आपको टेक्नोलॉजी सिलेबस में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको पढ़ना है। इसमें लॉज क्या है, SDRF क्या होता है, NDRF क्या होता है, कौन कौन से डिजास्टर्स इंडिया में आए हैं, मेजर डिजास्टर अभी रिसेंटली कौन कौन से आए, फिर इंडिया में उस टाइम क्या क्या इनिशिएटिव लिए, ये आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी में एनवायरनमेंट आ जाता है, सारे लॉज या एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है उसके बारे में आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पता होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें आता है, जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज़ में होगी वो इसमें आएगी।
ठीक है। और इंडियन इकॉनमी के रिलेटेड प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे गवर्नमेंट बजटिंग, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, मेजर, अच्छा इसमें एग्रीकल्चर का पार्ट भी आता है, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन कंट्री, डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन का आता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ पे आता है क्वेश्चन, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया मेजर टॉपिक है, लिबरलाइजेशन ऑन एलपीजी है ना, लिबरलाइजेशन प्रोटेक्शन ग्लोबलाइजेशन, उस पर क्वेश्चन आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, उस पर क्वेश्चन आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितनी भी टेक्नोलॉजीज न्यूज़ में रही हो, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बन रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर एनवायरमेंटल में साइंस में क्या एनवायरमेंट इकोलॉजी से आता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आता है, डिग्रेडेशन एनवायरमेंट की, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट डायरेक्टली टॉपिक दे के है। डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आती हैं। इसमें सिक्योरिटी भी है, इस पेपर में जो है इंटरनल सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिंक बिटवीन द डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे केसेस आते हैं। या बॉर्डर एरियाज़ के बारे में आपको देखना है कि इश्यूज़ क्या है बॉर्डर एरियाज़ में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर एरियाज़ में क्या क्या काम किया है, नई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी बॉर्डर्स पे लगी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद तो दैट मीन्स पेपर जो 4 है जनरल स्टडीज़ थर्ड, उसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल इकोलॉजी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 5 मतलब GS 4, उसमें क्या क्या आता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब इसमें क्या क्या होता है एथिक्स में, बेसिकली इसमें आपको पढ़ना होता है इथिकल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स जो होती है, मोरालिटी क्या होती है, रिलीजन और एथिक्स के बिटवीन क्या फ़र्क है, रिलीजन और लॉ के बिटवीन में क्या फ़र्क है, रिलीजन और लॉ और एथिक्स के बिटवीन, साइंस एंड एथिक्स में, ठीक है। इसमें आपको इथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज़ आपको बारे में पढ़ना है। और एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है, इथिक्स का पेपर में जब आप आंसर लिखोगे वो आप इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टडीज़ नहीं लिखोगे। इथिक्स में इथिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, इथिक्स की वोकैबुलरी यूज़ होती है। जैसे कि अगर मैं इथिक्स में आंसर लिखूँगी, मैं ह्यूमैनिटी, कंपैशन, एम्पैथी, ट्रस्ट, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, ऐसे वर्ड्स यूज़ करूँगी, ठीक है। कंपैशन, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल, ये सारी चीज़ें मैं इसमें जो है इस्तेमाल करूँ, क्योंकि इसमें ये वोकैबुलरी ही इथिक्स की डिफरेंट होती है और आपको उसी वोकैबुलरी को यूज़ करके, नहीं सिंपल वाला इंग्लिश नहीं, इथिक्स वाली वोकैबुलरी को यूज़ करके आपको जो है इथिक्स का आंसर देना है। और इसमें आपको केस स्टडीज़ आती है, कुछ आती है कोई रिसेंट केस स्टडीज़ कुछ हुआ है, जैसे हिजाब बैन, आप इसमें लिखो इथिकली, या हम क्या कहते हैं एबॉर्शन पे आप लिखो, या 3 पेरेंट बेबी जैसे होता है, या जीन एडिटिंग पे आप इथिकली बोलो ये ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस, या कोई सुसाइड करता है ना, या रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया उस वजह से किसी ने सुसाइड किया, तो उसमें आपको, या आपको करप्शन इसका मेजर टॉपिक है, करप्शन और अकाउंटेबिलिटी पे एज एन ऑफिसर, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, फिर आपके सामने कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई, आप कैसे हैंडल करोगे, आप अपने इथिकल प्रिंसिपल्स को कैसे इस्तेमाल करोगे, और आप अपना पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट अपने पर्सनल लाइफ के लिए अगर आप यूज़ करोगे, वो करप्शन कहलाता है। तो उन सिचुएशंस में आप कैसे एज ए डीएम काम करोगे। तो ऐसी केस स्टडीज़ आ जाती है जो आपको तकरीबन 100 मिनिमम केस स्टडीज़ सीखनी होती है। और जब आप वो 100 कर पाते हैं अच्छे से और सीखते हैं अच्छे से कैसे हमें पॉइंट्स में लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए केस स्टडी का, इनका मैं अलग से आपको समझाऊंगी लेक्चर में। लेकिन और जो हमारा बैच चल रहा है JKS वाला बैच, वहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू गाइडेंस दूंगी। लेकिन यहाँ पे जब आप वो तकरीबन 100 केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं, फिर एग्ज़ाम में जो भी केस स्टडी आएगी ऑब्वियसली वो रेलेवेंट होती है, क्योंकि आपको मेन करप्शन पे 2-4 सीखोगे, कुछ एबॉर्शन पे एक, सुसाइड पे एक, या क्राइसिस सिचुएशन पे एक, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट पे एक। तो ऐसे केस स्टडीज़ आप जब सीखोगे तो जब आप एग्ज़ाम डेट तक आप बहुत मास्टर करते हो इस सीरीज़ में। लेकिन आपको जो क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई में,
ठीक है। तो एटीट्यूड आपको पढ़ना होता है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ पढ़ने होते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिजन, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ा टॉपिक है इसमें एथिक्स में। और कुछ थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस एक टॉपिक है जिसमें आपको सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये सारा कुछ आपको जो है पढ़ना होता है। मैं ये PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगी। आप इन डिटेल, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए हर टाइम पे, तब जाके आपको समझ आ जाएगा। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें से कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट है हमारे एग्ज़ाम की, ठीक है। उसके बाद होते हैं ऑप्शनल 2 पेपर्स, ठीक है। ऑप्शनल के एक तो हो गया पहले क्वालिफाइंग इंग्लिश, उसके बाद ऐसे पेपर 1, फिर जनरल स्टडीज़ 1 पेपर 2, जनरल स्टडी 2 पेपर 3, जनरल स्टडीज़ 3 पेपर 4, पेपर 5 होता है इथिक्स का, और 2 पेपर्स होते हैं ऑप्शनल के, 5 और 2 हो गए 7, और एक क्वालिफाइंग पेपर हो गए 8, ठीक है। तो 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल होता है सब्जेक्ट जो आप चूज़ करते हैं, आपके पास आई थिंक 29 यहाँ पे चॉइसेस होती हैं, आप उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, लिटरेचर हो, इंग्लिश उर्दू लिटरेचर, उर्दू आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एज एन ऑप्शनल ले सकते हैं। बहुत सारे जो है चॉइसेस वहाँ पे है। जो भी आप ऑप्शनल लोगे उनके 2 पेपर्स होते हैं और उनका अलग से सिलेबस दे के है, वो सिलेबस भी इस PDF में है, तो जिसका जो भी ऑप्शनल होगा वो देखेगा वो सिलेबस। बाकी अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे मेंस रिलेटेड या कोई गाइडेंस पे आपको लेक्चर चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। जो भी मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स होंगे तो उस रिलेटेड मैं फिर अनदर लेक्चर बनाऊँगी, ठीक है। तो ये था मेंस लेवल प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, तो कुछ बुक्स का मैं बताऊंगी। देखो, NCERTs पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, तब जाके आपका जो एक आंसर कंसाइज मैनर में और टू द पॉइंट लिख पाते हैं, और NCERT बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। उसके बाद मेन जो किताबें हैं जो सब लोग पढ़ते हैं और एक थ्रेशोल्ड लेवल तक आप पहुंच जाते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, शंकर IAS एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, और इथिक्स के लिए जो है लुकमान IAS के नोट्स ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। लेक्सिकन एक किताब है वो है, सुबह राव शायद भी एक किताब है इसके लिए, वो भी, ठीक है। तो बाकी भी अगर आपको कोई भी और बुक्स के लिए चाहिए, गवर्नेंस पे भी लक्ष्मीकांत की आती है, लेकिन वो ऑब्सलीट हुई है क्योंकि अब गवर्नेंस में इतनी सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। सबसे बेस्ट है फिर एक वो तो बेसिक किताबें पढ़ के फिर करंट अफेयर या तो न्यूज़पेपर या कोई मंथली करंट अफेयर आप ज़रूर पढ़ लीजिए, उसी से आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और आप प्रेजेंट कैसे करते हो अपनी प्रिपरेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को पेपर पे, वो डिटरमाइन करेगा आपके मार्क्स। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। माई प्रेयर्स आर विद यू, बी कंसिस्टेंट, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। तो कॉन्फिडेंट आप रहो, जितना भी आप पढ़ते हो कॉन्फिडेंट रहो, बी फोकस्ड एंड कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।